नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 85 लगा उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं कि करके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट के अंदर आए थे। देखिए, इस मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंडीज माउंटेन्स। इनमें से कौन सा कथन है जो एंडीज पर्वतमाला के बारे में गलत है। तो पहला कथन क्या है कि द एंडीज रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पहला ही स्टेटमेंट दोस्तों क्या हो जाता है आपका गलत, और यही हमारा क्या है दोस्तों उत्तर। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट दोस्तों जो आपकी पर्वतमाला है, ठीक है, दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है, वो तो बच्चे को पता दोस्तों कौन सी है, हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय में अगर पर्टिकुलर पूछे तो आप बोलना हमेशा लार्ज हिमालय, वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? लार्ज हिमालय, या फिर हिंदी में अगर आप बोलो तो याद रखना कौन सा हिमालय? वृहद हिमालय। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वतचोटी अपन सब लोग जानते हैं कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848, ठीक है, 0.86 मीटर। तो दोस्तों ये है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, ना कि एंडीज। ठीक है, हाँ, एंडीज की खास बात क्या है? ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। हाँ, ये अगर आउट ही नहीं करना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की लॉन्गेस्ट पर्वतमाला अगर आपसे पूछा जाए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपसे पूछा जाए, तो लॉन्गेस्ट पर्वतमाला बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों कौन से हो जाएगी? आपकी एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। कहां पर है ये दोस्तों? ये आपके साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है दोस्तों, वहां पर है। उसमें ये लगभग यहां से वेनेजुएला और कोलंबिया, पेरू और ये आपका चिली, अर्जेंटीना के बॉर्डर पे होते हुए लगभग यहां तक, ये इतनी लंबी आपकी पर्वतमाला है। ये दुनिया की कौन से महाद्वीप में अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन सी? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों, वो है आपकी कौन सी? एंडीज। ऊंची नहीं है, ऊंची अगर पूछे तो फिर आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी हिमालय हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत था और हमसे यही पूछा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनजीटी। एनजीटी के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है? फिर पूछा है क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना, पूछा क्या? फॉल्स स्टेटमेंट बोले तो असत्य कथन हमसे पूछा है। क्या बताओ इनमें से एनजीटी के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण के संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक अर्ध न्यायिक अधिकरण है। बिल्कुल सही बात है। क्या? मैं आप शॉर्ट को बता देता हूं। जो दोस्तों एनजीटी है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? कई ऐसी हमारे जगह होती है दोस्तों जो वनों को लेकर बड़ी ही क्या है, संवेदनशील है, जहां पर बढ़िया वन है, वहां पर पेड़ पौधे कई तरह के हैं, वहां पर कई सारे जीव है जो निवास करते हैं, वन्य जीव निवास करते हैं। अब ऐसी जगहों पर दोस्तों जाके हम देखते हैं कई बार दोस्तों क्या है, माइनिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, वहां से बहुत सारी चीजें निकाली जा रही है। तो इससे तो दोस्तों हमारे जंगल साफ हो जाएंगे, पर्यावरण पर कितना ऑपोजिट असर पड़ेगा, वन्य जीव बेचारे खतरे में आ जाएंगे, उनका आवास खतरे में आ जाएगा। ऐसे अगर अंधाधुंध अगर अपन इन वनों को काटने लगे और ऐसे जमीन का अगर दोहन करने लगे तो फिर हमारे इंडिया में दोस्तों फिर होता क्या था? अगर ऐसी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेचारे कुछ पर्यावरणविद होते थे, वो कोर्ट में जाते थे, कहते थे कि भाई साहब देखो वहां गलत हो रहा है, माइनिंग वगैरह हो रही है, वो पेड़ हमारे जंगल खतरे में, उनका कुछ करो। लेकिन कोर्ट का सिस्टम आपको पता है हमारे यहाँ पर क्या होता है, भाई साहब सालों सालों तक फाइलें पड़ी रहती है। फिर हमारे यहां पर हमने एक अलग से ही दोस्तों एक कोर्ट के जैसी एक व्यवस्था शुरू की, जिसमें केवल इस तरह के मामले देखे जाएंगे जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं, जहां उनसे रिलेटेड अगर कोई केस आएगा तो बोला इस टाइप की कोर्ट में मामला जाए, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब एक तरीके से शीघ्र दोस्तों ऐसे मामलों का उस कोर्ट के अंदर निपटान किया जाता है। इसी कोर्ट को अपन जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से। और ये एक तरह का देखो प्योर तो कोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके जैसी ही हमने व्यवस्था शुरू की है, इसलिए ये एक तरह का अर्ध न्यायिक अधिकरण है। इंग्लिश में बोले तो दोस्तों ये एक सेमी जुडिशियल क्या है दोस्तों? सिस्टम है आपका। डन? तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एनजीटी की स्थापना दोस्तों उसके लिए एक एक्ट बना है 2010 में, और उसके तहत इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन एकदम सही है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मेन हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर ही है। जबकि इसके अन्य 4 जो रीजनल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय है, वो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और जयपुर में। नहीं, ये बात गलत है इसके 4 ही रीजनल कार्यालय, लेकिन वो मुंबई और जयपुर के अंदर नहीं है। मुंबई की जगह तो आप कहां करोगे? तो मुंबई की जगह तो है दोस्तों कहां पर? भोपाल में। जबकि जयपुर की जगह कहां करोगे दोस्तों? पुणे के अंदर। बाकी कलकत्ता और चेन्नई एकदम सही है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि एनजीटी का मेन हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में, ये तो एकदम सही है। लेकिन
लेकिन एक्चुअल में इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय है वो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर में नहीं है, मुंबई में नहीं है, जो जबकि वो कहां पर है, भोपाल में है, हाँ कलकत्ता में है, चेन्नई में है, और फिर कहां है, पुणे के अंदर है। तो फिर इसमें बताओ कौन सा कथन आपका गलत निकल गया? ऑप्शन नंबर आपका सी गलत निकल गया। यहां पर गड़बड़ा गई, कहां पर, मुंबई और जयपुर को देने की वजह से। अगर मुंबई की जगह भोपाल देता और जयपुर की जगह पुणे देता तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाता दोस्तों, सही हो जाता। ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट, इसके निर्णय के खिलाफ भी क्या हम कहीं अपील कर सकते हैं? जरूर थोड़ी कि ये वाला कोड एनजीटी हर बार अपने सही फैसले दे, हाँ इसके खिलाफ भी आप जा सकते हो, वो तो अपन जानते हैं, फाइनली अपन जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, क्योंकि यही असत्य कथन था, इसमें गड़बड़ आ रही थी 4 रीजनल आपके इसके हेडक्वार्टर के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, डायलिसिस एक नैदानिक प्रक्रिया जो पीड़ित कौन से रोग से पीड़ित रोगियों में की जाती है? बहुत बेसिक सा आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं बेचारे हॉस्पिटल जाते हैं जो हर 8 दिन में, कभी 10 दिन में, या कभी वीक में एक बार या वीक में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस कौन करवाते हैं दोस्तों? जिनकी किडनी खराब होती है। तो उसमें अपन बोलते हैं ना ये डायलिसिस करवाने के। डायलिसिस क्या है? अरे भाई किडनी का काम क्या होता है? किडनी हमारे शरीर के अंदर क्या करती है दोस्तों, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब अगर वो नेचुरली फिल्टर नहीं होगा तो मशीनों के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों मशीनों के माध्यम से आर्टिफिशियल तरीके से जो ये फिल्ट्रेशन का काम करवाया जाता है, जो काम किडनी को करना चाहिए तो वो काम अगर मशीनों के माध्यम से आपके शरीर में करवाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डायलिसिस। तो जिनकी किडनी खराब होती है दोस्तों, फिर अपन कहते हैं वो क्या करवा रहा है, डायलिसिस करवा रहा है। तो जिनकी किडनी खराब होती है वो डायलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, वनस्पति प्रसार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? देखो आपको पता है 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, 2 तरह के भाई एक बात बताओ, एक जीव से दूसरा जीव बनेगा तो कौन सी प्रक्रिया से? ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन से, ठीक है, जनन की प्रक्रिया से। अब आपको पता है जनन की प्रक्रिया भी 2 तरह की होती है। एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल, ठीक है, लैंगिक, और एक क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक। तो अलैंगिक जो जनन होता है पौधों में, है ना, ये होता है आपका कौन सा, लैंगिक। तो पौधों के अंदर दोस्तों जो अलैंगिक जनन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें एक ऐसा रूप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा रूप, कई बार हम देखते हैं ना कि कोई एक पौधा है, कोई एक क्या है दोस्तों, कोई एक पौधा है, पता चला इस पौधे की ये क्या है दोस्तों, पत्ती है, पता चला इस पत्ती से ही, एक पत्ती से ही वापस क्या बन गया दोस्तों, एक नया पौधा बन गया। या पता चला किसी पौधे के तने से ही क्या बन गया दोस्तों, एक नया वापस क्या बन गया दोस्तों, एक नया ही क्या बन गया, पौधा बन गया। तो जनन का वो तरीका है ना, रिप्रोडक्शन का वो तरीका, खास करके इस तरह का रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन का वो तरीका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो तरीका, जिसमें किसी पेड़ के ही किसी भाग से, चाहे उसका तना हो, चाहे या उसकी पत्ती हो, उसी के किसी एक भाग से ही वापस किसी एक नए पौधे का क्या हो, जन्म हो। इस व्यवस्था को, इसको ही अपन कहते हैं दोस्तों या फिर हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वनस्पति प्रसार। अब बताओ डेफिनेशन को पढ़ो। यह सब्जियों को उगाने की वैज्ञानिक विधि, हाँ, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सब्जियां आकार और वजन में बढ़ती, लेना देना नहीं। यह पौधों के वनस्पति भाग, या पौधों के वनस्पति भाग से एक नए पौधे क्या होते हैं दोस्तों, इससे विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर अगर आपसे बोला जाए कि वनस्पति प्रसार से आपका क्या संबंध है। अगला, वो रक्तवाहिका जो फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती है, आपको पता ही है। जैसे अगर मैं बोलूं ये है आपका हृदय, ये हमारा हृदय, हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं, 4, ठीक है। और ये आपको पता है, जैसे ये यहाँ पे जैसे हमारे फेफड़े बोले तो लंग्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बना, ठीक है। तो बॉडी में जब सबसे पहले ब्लड बनता है तो वो आपको पता है, ऊपर वाले कक्षों को आप जानते हो क्या कहते हैं दोस्तों, आलिंद। ऊपर वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपर वालों को क्या कहते हैं, आलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल से आर्ट्रियल्स, ठीक है। नीचे वालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, निले, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले दोस्तों जब ब्लड बनता है शरीर में, सबसे पहले जब ब्लड बनता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब गंदगी नहीं है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो ब्लड बनता है तो सबसे पहले इस तरह से आलिंद में। अब आपको पता है ये मेरा राइट हैंड है, तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट, ये होगी राइट, ये लेफ्ट, ये होगी कौन सी, राइट। तो दाएं आलिंद में ब्लड सबसे पहले प्रवेश करता है, फिर नीचे की तरफ आता है ना, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। रक्त अभी भी अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब उसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन नहीं घुली, ऑक्सीजन कहाँ घुलती है, रक्त में, फेफड़ों में आके। तो उसके बाद आपको पता है अब ये ब्लड जाएगा किसके पास, अब ये ब्लड जाएगा फेफड़ों के पास। फेफड़ों में सबसे पहले हमने जो सांस ली उसी में तो ऑक्सीजन आएगी, वही ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में घुलेगी। तो सबसे पहले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ घुलती है, फेफड़ों में। अब ब्लड हुआ यहाँ पे शुद्ध, या फिर बोलो ऑक्सीजनेटेड। अब ये आपका शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पे आता है दोस्तों, ये आता है आपके बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। और उसके बाद नीचे से आपके बाएं नीले से होते हुए और शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड जाता है। यही आपका रूट रहता है ब्लड का।
अब हमसे पूछा है दोस्तों, वह रक्तवाहिका जो फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती है, फेफड़ों से हृदय तक जो रक्त ले जाती है दोस्तों, इसका नाम क्या? अगर आपसे पूछा जाए, इस वाले का नाम पूछा है तो आपको पता ही है, वो नली, आपको पता, दो तरह की नलियां होती है हमारे शरीर में, एक तो होती है धमनी, एक होती है शिरा, जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है, हृदय की तरफ ले जाती है, जो रक्त को हृदय की क्या ले जाती है दोस्तों, जो रक्त को हृदय की क्या ले जाती है दोस्तों, तरफ ले जाती है, वो तो क्या होती है अगर आपको पता है, जो हृदय की तरफ ले जाती है वो तो होती है वीन, और जो रक्त को हृदय से क्या ले जाती है दोस्तों, दूर ले जाती है, वो आपकी होती है क्या? आर्टरी। क्या होती है? आर्टरी। क्या होती है दोस्तों? वो आपकी होती है, क्या होती है दोस्तों, वो आपकी होती है आर्टरी। ठीक है, तो जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है वो तो होती है दोस्तों वीन, वीन बोले तो दोस्तों सिरा, और जो रक्त को हृदय से क्या ले जाती है, दूर ले जाती है, वो तो होती है आपकी धमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्त, बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। ठीक है, अब हमसे पूछा है इस पर्टिकुलर सिरा का नाम क्या है दोस्तों, इस सिरा का नाम क्या है? तो चूंकि फेफड़ों से आते हैं, फेफड़ों के लिए हम पल्मोनरी वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? पल्मोनरी। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पल्मोनरी वीन, है ना। और यहां से दोस्तों ये हृदय से दूर ले जा रही है, तो ये क्या है दोस्तों, अपने आप में धमनी, और ये कौन सी धमनी है? चूंकि फेफड़ों की तरफ ले जा रही है, फेफड़ों के लिए अपन पल्मोनरी वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपकी कौन सी? ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन हमसे पूछा है वो नली जो रक्त को फेफड़ों से हृदय की तरफ ले जाती है, तो वो है पल्मोनरी वीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पल्मोनरी वीन। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पल्मोनरी वीन। क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट अगला देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता हो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को ही क्या हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान लागू होने से जस्ट एक दिन पहले ही क्या हमारा जो चुनाव आयोग है दोस्तों, ठीक है, हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी दोस्तों क्या हुई थी? चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, स्टेबलाइज्ड हुआ था 25 जनवरी को। दैट्स व्हाई हम हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। कब? 25 जनवरी को। अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अगर आपसे पूछा जाए? अभी अगर आपसे पूछा जाए आज की तारीख में मुख्य जो हमारे चुनाव आयुक्त, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन है? वो है दोस्तों राजीव कुमार। आज की तारीख में कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। और चुनाव आयोग में अभी कितने लोग हैं दोस्तों? तो 1+2। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी दो को बोलते हैं ओनली चुनाव आयुक्त। तो अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? आपके हैं वो है राजीव कुमार। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे अगर आपसे पूछा जाए? तो वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन दोस्तों हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ओटीईसी का क्या मतलब है दोस्तों? ओटीईसी का क्या मतलब है? तो ओटीईसी का मतलब होता है दोस्तों ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन मतलब समुद्र, थर्मल मतलब ताप, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और कन्वर्जन मतलब रूपांतरण करना। कैसे? क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, समुद्र के अंदर का जो पानी है, आप देखते हो कई जगह पानी क्या गर्म है और कई जगह पानी क्या है? ठंडा है। बस हम उसी समुद्र के पानी के तापमान के अंतर का इस्तेमाल करते हुए, समुद्र के पानी कभी हम देखते क्या होता है? गर्म होता है, कभी क्या होता है? ठंडा। तो समुद्र के पानी के तापमान में जो क्या देखने को मिल रहा है? अंतर, उसी का इस्तेमाल करके जो बिजली बनाई जाती है उसी को अपन बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, समुद्र के अंदर के पानी के तापमान में जो अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके जो हम बिजली बनाते हैं उसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। बस खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? आपने बहुत अच्छे से साउंड वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, ध्वनि वाले टॉपिक में आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि कोई ध्वनि कितनी दूर तक जाएगी, कोई ध्वनि कितनी दूर तक जाएगी। ये डिपेंड करता है दोस्तों किस पर? ये डिपेंड करता है उसके आयाम पर। किस पर? आयाम पर। आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम पर। और आयाम खुद किस पर निर्भर करता है? तीव्रता। तीव्रता मतलब एक टाइप की एनर्जी, तीव्रता पर। तो आयाम हमेशा तीव्रता के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। आयाम अगर बढ़ेगा तो तीव्रता अगर बढ़ेगी तो आयाम दोस्तों स्क्वायर के हिसाब से दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। इस साइन का मतलब समझ रहे हो ना? अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर तीव्रता ज्यादा तो आयाम भी क्या दोस्तों? ज्यादा। और आयाम अगर ज्यादा तो आवाज हमारी क्या जाएगी? दूर तक जाएगी। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी देखो, कोई भी जब वेव ट्रेवल करती है, कोई भी तरंग जब ऐसे चलती है
तो इसकी ये क्या है दोस्तों, ये माध्य स्थिति है। तो किसी भी तरंग का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम जो दोस्तों क्या होता है, खिसका होता है। अधिकतम जो क्या होता है, खिसका होता है। ये खिसकावी दोस्तों कहलाता है, क्या कहलाता है, ये खिसकावी कहलाता है, क्या कहलाता है, आयाम। ये है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, आयाम। और तीव्रता एक टाइप की ऊर्जा है, तो तीव्रता अधिक तो आयाम अधिक, और आयाम अधिक होगा तो आवाज दूर तक जाएगी। इसलिए आयाम, जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। किस रिलेशन में, स्क्वायर के हिसाब से। तो किसी तरंग की प्रबलता मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है, तो आयाम के वर्ग, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए मतलब आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब उसके प्रोपोर्शन में चलती है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, व्हाइट प्लेग, इसमें से किस बीमारी को दोस्तों श्वेत प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक सी बात है, टीबी की जो बीमारी होती है, क्षय रोग, जो ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ट्यूबरक्लोसिस रोग को व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला, जो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, जो आपकी श्रेष्ठ क्या होती है दोस्तों, प्रतिभूतियां होती है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों श्रेष्ठ प्रतिभूतियां, ठीक है, जो गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है, ये क्या होती है, कुछ नहीं दोस्तों, जो भी सिक्योरिटीज, बस हमेशा याद रखना, जो भी ऐसी सिक्योरिटी, जो भी ऐसी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, बस उसी को अपन बोलते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट, बस बात खत्म। सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को ही बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों कैवल्य का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, जैन धर्म में। किसमें, कैवल्य एक्चुअली मैं बताऊं तो जैन धर्म में। कौन से धर्म में, जैन धर्म में। जो सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, कैसको सर्वोच्च ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति होगी, उसी के लिए टर्म अपन इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैवल्य। जैसे आपने जैन धर्म के अंदर आपको पता 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। उसमें जो सबसे लास्ट थे, जो 24 नंबर के थे, वो थे आपके भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, और लगभग 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, और लगभग 12 साल बाद उनको दोस्तों मतलब 42 ईयर की एज में, है ना, उनको क्या हुई थी दोस्तों, सर्वोच्च मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनको पता चल गया था, ज्ञान प्राप्ति का मतलब जो आदमी अपनी इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर काबू पा लेता है, उसी को बोलते हैं उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भगवान महावीर स्वामी को 42 ईयर की एज के अंदर दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी थी। मतलब काय की प्राप्ति होगी, कैवल्य की। तो कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका संबंध कौन से धर्म से दोस्तों, इसका संबंध है जैन धर्म से। कौन से धर्म से, जैन धर्म से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लेडी रतन ट्रॉफी है, उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध है, ये तो फैक्ट है बेसिक सा, हॉकी से। किससे संबंध है, हॉकी से। वायुमंडल में आर्द्रता को, आर्द्रता समझते हो ना, नमी, उसको मापना है तो कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर। किसका, हाइग्रो, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो है, फोकस करना, हाइग्रो है दोस्तों। बाकी तो आप जानते हो बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वायु दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो पवन है ना, जो हवा है वो कितनी तेज गति से चल रही है, तो पवन की गति है ना, विंड ऑफ स्पीड, इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, विंड ऑफ स्पीड, क्या बोल रहा हूं उल्टा, स्पीड ऑफ विंड है ना, विंड ऑफ स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ विंड है ना, जो पवन की गति होती है, पवन की जो क्या होती है दोस्तों, गति होती है, स्पीड ऑफ विंड होता है, पवन की गति, उसको मापने के लिए अपन एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि थर्मोमीटर आप जानते हो, शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ना, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, उसको मापने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का। तो वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, विंड की स्पीड, पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, शरीर के तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है, थर्माया थर्मोमीटर, ठीक है। और वातावरण में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको मापने के लिए अपन दोस्तों हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, HYGRO, ना कि हाइग्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा वो पल्लव राजा था जिसने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन सेकंड को हराया और उसका वध करके, और वातापीकोंडा, ये वाटपीकोंडा नहीं होता, वातापीकोंडा होता है ना, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ये है वातापीकोंडा, वातापीकोंडा की दोस्तों उपाधि धारण की थी। उस राजा का नाम क्या है, तो दोस्तों उस राजा का नाम है आपका, उसका नाम है दोस्तों नरसिंहवर्मन फर्स्ट, है ना। वो राजा जिसने पल्लव राजा चालुक्य, पल्लव राजा जिसने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन सेकंड को हराकर और उसका वध करके कौन सी उपाधि धारण की, वातापीकोंडा की उपाधि धारण की। तो उनका नाम था, उसका नाम था उनका नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ये एक पल्लव राजा थे, क्या नाम था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना। नेक्स्ट अगला,
यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति की कीमत का लोच क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हो, इलास्टिसिटी ऑफ क्या पढ़ते हो दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका जब आप डायग्राम बनाते हो तो यहां पर नीचे तो क्या लिखते हैं? क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, कितनी सप्लाई हमने की, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा। यहां पर क्या लिखते हैं दोस्तों? प्राइस। और जब भी हम देखते हैं कि कीमतों में जितना परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में, उतना ही परिवर्तन, अगर उतना ही परिवर्तन दोस्तों पूर्ति की मात्रा में भी हो, तो दोस्तों अगर हमने 10 लिया है तो ये भी क्या लिया दोस्तों? ये जैसे मैंने 10% लिया है तो ये भी मैंने जैसे कितना लिया दोस्तों? अगर 10 लिया है तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर क्या कर दिया? मिला दिया। तो याद रखना, जितना अगर किसी वस्तु की कीमत में परसेंट चेंज हो रहा है, अगर उतना ही दोस्तों सप्लाई में भी है ना चेंज हो रहा है, तो हमेशा याद रखना दोनों को काटने पर क्या आ जाएगा? 1। और जब 1 आएगा तो उसकी इलास्टिसिटी जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। उस वक्त उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी दोस्तों? 1। कितनी होगी? 1 होगी। तो ये कह रहा है कि यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है, पूर्ति वक्र के उद्गम मतलब ओरिजिन, मतलब यहां से गुजरती हुई अगर एक सीधी रेखा है तो ये किसको डिनोट करती है? ये तभी डिनोट होगी जब दोस्तों जितना प्राइस में परसेंट चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में परसेंट चेंज होगा। और अगर दोनों बराबर है तो दोनों को काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो उत्तर होगा दोस्तों इकाई के बराबर। क्या होगा दोस्तों? इकाई के बराबर। इक्वलिटी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिटी, इकाई के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी तो अब लगा कि जब ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता चलेगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अच्छे तरीके से शासन कर दिया, लगभग पूरे भारत में ठीक ठाक तरीके से कब्जा कर दिया है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है शासन आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोगे कैसे ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? हम आपके लिए समय समय पर कानून बनाकर भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप शासन करना। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को भारत में नियंत्रित करने के लिए 1773 में 1773 ईस्वी के अंदर, है ना, 1773 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को भारत में क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए। और नियंत्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलेट करना। ठीक है, तो उसके लिए कानून बनाकर भेजा, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया रेगुलेटिंग। क्या पड़ गया नाम? उसका नाम पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट। और आपको पता है जिस साल बनता उसका नाम वही पड़ जाता है 1773। तो पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाकर भेजा उसका नाम क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्या नाम होगा दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बोला गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने थे? बंगाल के, अगर आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे इस एक्ट के तहत, तो इसी एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे आपके कौन? तो वो बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या बने दोस्तों? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला, लीव्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, है ना। जो घास है उसकी पत्तियां में ये पावर होती है कि वो अपने आप मुड़ जाती है ना। क्या होती है दोस्तों? मुड़ जाती। तो ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है कब? तो ऐसा पॉसिबल तब होता है जब दोस्तों घास की पत्तियों के ऊपर वाली जो त्वचा होती है उसकी, है ना, उसके अंदर दोस्तों एक विशेष टाइप की कोशिकाएं होती है जो ऐसा कराने में सक्षम होती है। उन कोशिकाओं को बोलते हैं दोस्तों क्या? उन कोशिकाओं को बोलते हैं आपका बुलिफॉर्म सेल्स। तो याद रखना, अगर घास की पत्तियां अपने आप मुड़ रही हैं, संकुचित हो रही हैं, खुल रही हैं, तो उनकी ऊपरी त्वचा में, ऊपरी लेयर में एक्चुअल में एक सेल्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। उनके वजह से ही दोस्तों ऐसा हो पाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो अपन जानते हैं सोलर प्लेट में कौन से सेल्स होते हैं दोस्तों? क्या लगाई जाती है? तो अपन अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स। क्या होते हैं दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है जो स्पिनिंग न्यूट्रॉन है, वो कौन से तारे को दोस्तों स्पिनिंग न्यूट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों पल्सर। इसमें भी लगभग सूर्य के जितनी ऊष्मा है, बहुत बड़ा तारा है, इसका नाम है क्या? पल्सर। इसी को स्पिनिंग न्यूट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला, इनमें से कौन सी एक समिति ने दोस्तों 1976 में, है ना, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश की थी? कितनी बार न जाने अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, है ना, हमारे संविधान के अंदर दोस्तों 10 क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। एक को अपन ने बाद में जोड़ा है, तो ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये किस समिति ने दोस्तों इनकी सिफारिश की थी? तो उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों हमने सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना, कब? 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। विश्व संगीत तानसेन उत्सव इनमें से कहां मनाया जाता है? तो तानसेन दोस्तों यही कहां के? ग्वालियर के। तो कहां उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों? ग्वालियर के अंदर।
कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? उनका संबंध है जूडो से। किससे है? जूडो से। आपको मैंने 10 बार बता दिया। इस बार दोस्तों जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं, कौन से नंबर के हैं? 70वें नंबर के हैं। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी लगी? 18th। ये इंडिया की क्या लगी दोस्तों? इस बार रैंक लगी है। ठीक है, और इंडिया ने मेडल टोटल कितने जीते हैं दोस्तों? तो हमने 7 तो क्या जीते हैं? गोल्ड। सिल्वर कितने जीते हैं? 9। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 13। टोटल हमने इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 29। उसमें से 13 ब्रॉन्ज में से 1 जीता है दोस्तों। किसने? कपिल परमार ने। किसने जीता है? कपिल परमार ने। किसमें जीता दोस्तों? जूडो के अंदर। ठीक है, कपिल परमार ने, अगर आपसे पूछा जाए किसमें जीता दोस्तों, तो जूडो के अंदर जीता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 में किस शहर में फिटनेस पेशाब को भुगतान के रूप में, है ना, भुगतान एग्रीगेटर पीए के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका चेन्नई को। किसको दोस्तों? चेन्नई को। फैक्ट है, ये तो याद रखना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने पूर्व चुनाव आयुक्त हमारे, है ना, अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाकर भेजा है दोस्तों? तो वो भेजा है दोस्तों हमने कहां पर? क्रोएशिया में। कहां पर भेजा है? क्रोएशिया के अंदर दोस्तों इनको भेजा है। नेक्स्ट अगला, 2024 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली जो आरेना सबालेंका है दोस्तों, तो आरेना सबालेंका का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस देश से है, तो इनका संबंध है दोस्तों बेलारूस से, है ना। आरेना जो सबालेंका, इनका संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है बेलारूस से। ठीक है, तो जहां समझाने की बात थी वहां मैंने आपको डिटेल से समझाया, जहां छोटे छोटे फैक्ट्स से सीधे वो मैंने आपको सीधे बता दिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होगी और इन फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर।